हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम आयुष निगम है और मैं वैशाली जिले से हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ एक पॉइंट पे डिस्कस करने आया था। वो पॉइंट क्या है कि कल मेरा रिजल्ट आया और एम एच सी ई टी का, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर में आता है, उसका मैंने बी ए एल एल बी 5 ईयर कोर्स था, उसका एग्ज़ाम दिया था मैंने और उसका रिजल्ट आया। मेरा मार्क्स कुछ था 99.053 परसेंटाइल। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि 99.053 सुनने में काफ़ी अच्छा मार्क्स लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है कि जब आप इस मार्क्स पे भी कोई भी जो आप मतलब जो अच्छे कॉलेजेस हैं, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब सबका अपना अपना इच्छा होता है, सब कोई उसके अकॉर्डिंग मेहनत करता है, वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है। जैसे जो टॉप कॉलेज था, एक था जी एल सी मुंबई और सेकेंड नंबर पे था आई एल एस पुणे। बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना भी होगा। तो इन दोनों कॉलेजेस में आपको फिर भी एडमिशन नहीं मिलेगा इतना हाई मार्क्स आने के कारण। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में कट ऑफ हाई जाते हैं, लो जाते हैं, सब जगह होता है। पर जब आपको रीजन पता चलता है कि सिर्फ एक रीजन है यहाँ पे, पता है मतलब सिलेक्शन ना होने का, दैट इज द रीजन इज यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र। बहुत खराब लगता है कि जब आप मतलब एक बेसिक से रीजन, मतलब इतना ट्राइवियल चीज को रीजन बता दिया जाता है कि आप महाराष्ट्र से नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र से होते तो आपको 99 में नहीं, मतलब 82 84 परसेंटाइल पे भी आसानी से मिल जाता वो दोनों कॉलेजेस। 85 परसेंटाइल पे आप आराम से पा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको 99 परसेंटाइल पे भी नहीं मिलेगा कॉलेजेस वो दोनों जो आप लोग, जिसके लिए आप लोगों ने इतना मेहनत किया है। जस्ट द ओनली रीजन बीइंग कि आप महाराष्ट्र से नहीं हैं। और देखिए 98 परसेंटाइल मतलब 90 से 95 जब आप जाते हैं, हालांकि ये परसेंटाइल में परसेंटेज थोड़ा डिफरेंस होता है, फिर भी मतलब मानते हैं कि लास्ट 2% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, किसी में कोई टैलेंट की कमी नहीं होता है। और लक हो गया और उनका हेल्थ हो गया, उस दिन एग्जाम डे में उनका कैसा था, मे भी एग्जाम दे के पहले कुछ मतलब बहुत सारे रीजन होता है, हर चीज़ को देखते हुए थोड़ा तबीयत उनका खराब हो सकता है, थोड़ा कुछ उल्टा पुल्टा खा लिए होंगे जिसके कारण उनका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता है। तो लास्ट 2% जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लक फैक्टर होता है। और उस बेसिस पे मतलब आप लोगों को मतलब आप स्टूडेंट्स को छाट रहे हैं कि यू आर नॉट, यू कुड नॉट गेट एडमिटेड। और प्रॉब्लम ये सब तो हो रहा है, उसके साथ क्या हुआ है कि मतलब रिजर्वेशन वगैरह तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रिजर्वेशन कितना है। महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स के लिए 85% रिजर्वेशन है। 85% आप समझ सकते हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बाकी अगर कोई भी अदर भी स्टेट्स हैं जो इतना ज़्यादा हाई रिजर्वेशन, हालांकि मैंने देखा बहुत कम ही है और लगभग ना के बराबर है, लेकिन जो भी है वो गलत है और हम उन सब का विरोध करते हैं। 85% वहाँ के महाराष्ट्र डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और 5% जो है एनआरआई कैटेगरी के लिए है, जो मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस रहते हैं, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, मतलब जिनको सेमी इंडियंस कहा जा सकता है। और 10% बाकी स्टेट्स के लिए है। मतलब समझ रहे हैं कि बाकी स्टेट, सीधी सी बात है, एनआरआई कितने ही फॉर्म भरेंगे, जो ऑलरेडी बाहर में है वो इंडिया में तो आना वैसे भी नहीं चाहते हैं। और उनके लिए 5% रिजर्वेशन है, और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं उनके लिए 10% है। मतलब कि कहते हैं ना, अब वो इंडियंस को जो बाहर रहते हैं, जो सब कुछ सिटीजनशिप वो छोड़ चुके हैं, हालांकि सबको अलग अलग रीजन होता है, हम उनके अगेंस्ट में नहीं है, ना ही उनके रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है, लेकिन अलग अलग रीजन होता है। मतलब जो लोग सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, आप लोग उनको बुलाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि उनके लिए 5% रिजर्वेशन अलग से रखें। बट जो इंडिया के स्टूडेंट्स है वो महाराष्ट्र के नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर से आप लोगों को उनको नहीं बुलाना है। मुझे पता नहीं ये कहाँ तक सही है। हम कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, मतलब जो जिसके बेसिस पे हम कुछ बोलना चाहेंगे, जैसे कहाँ कहाँ ये गलत है। तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है हमारा, जैसे कि सबको पता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट है वो किसी भी सिटीजन का, वो छीना नहीं जा सकता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, जो उनको मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स को। इवन वो लॉ पास करके उसको कोई भी विधानसभा वगैरह, असेंबली वगैरह भी उसको नहीं, मतलब वो लोगों के जो वो फंडामेंटल राइट्स है उसको स्नैच नहीं कर सकते। तो एक सबसे पहले एक फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल नंबर 14 में, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, भारत के मतलब टेरिटोरी में आप किसी भी सिटीजन जो है उसको उसके साथ आप भेदभाव वगैरह नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मुझे लगता है इस आर्टिकल का क्लियर डैम वायोलेशन है ये। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ओनली भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये 4 रीजन से कोई बात नहीं है। 5वां रीजन क्या है इसमें? प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम।
प्लेस ऑफ बर्थ जाता है, इसे क्लियर पता चलता है कि भाई बर्थ कहाँ जन्म हुआ है किसी भी बच्चे का, आप उस बेसिस पे उनको तो डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये हो गया क्लॉज 1 की बात। आर्टिकल 15 के इसी क्लॉज नंबर 2 में भी ये लिखा हुआ है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि मतलब आप जो है इन ग्राउंड्स पे किसी भी स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली लिखा नहीं गया है, बट आप इन ग्राउंड्स पे किसी को भी कोई भी जो पब्लिक ऑफिस है उसको होल्ड करने से आप मना नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम लोग आते हैं कि हाँ, आर्टिकल 15 में इसमें लिखा हुआ है कोई कि स्टेट जो है लॉज बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह पे भी बना सकते हैं, पर क्या क्या रिजर्वेशन पॉलिसी पे बना सकते हैं वो भी लिखे हैं। वो चिल्ड्रन के लिए, एक बच्चों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन कैटेगरी बना सकते हैं, वीमेंस के लिए अलग से बना सकते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं उनके लिए बना सकते हैं। सही बात है। और हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट में भी नहीं है, सब कुछ हम रिजर्वेशन की सपोर्टर ही हैं। क्योंकि जब किसी भी चीज़ का एक दायरा होता है, कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा होता है, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लिया जाए तो क्या ही कहा जा सकता है। इसी में जब हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 में भी ये बात को क्लियरली लिखा हुआ है। इसकी क्लॉज 1 में भी लिखा हुआ है कि किसी भी मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा सारे लोगों को, जो भी मतलब स्टेट के किसी भी मतलब वो चाहे एम्प्लॉयमेंट पे हो या फिर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट के अंदर में जो भी ऑफिस हो उसके अपॉइंटमेंट का बात हो, किसी किसी भी तरह का मतलब सभी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसमें क्लॉज 2 में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी जो सिटीजन है उनको यही सब जो बेसिस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इन सब बेसिस के अकॉर्डिंग किसी को भी राइट्स जो है एडमिशन वगैरह का चाहे एम्प्लॉयमेंट का किसी भी पब्लिक ऑफिस में छीना नहीं जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 पे। इस आर्टिकल क्लॉज 16, ये जो आर्टिकल 16 है उसके क्लॉज 4 में इस बात को लिखा भी गया है कि हाँ आप मतलब रिजर्वेशन दे सकते हैं, पर कहाँ दे सकते हैं, जहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का बात हो। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी तो आप रिजर्वेशन दें, लेकिन ये आप बस इस ग्राउंड पे आप स्टूडेंट्स को छांट रहे हैं कि वो महाराष्ट्र के नहीं है, ये तो गलत है। और इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 डी, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल ये जो क्लॉज डी है वो इस मतलब बोलते हैं कि आप जो है पूरे भारत में कहीं भी आराम से घूम सकते हैं। इसी में सब क्लॉज नंबर ई क्या बोलते हैं, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भूभाग में आप आसानी से घूम सकते हैं। और इसी में जी में जो लिखा हुआ है सब क्लॉज में, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सीधी सी बात है कि हमारा जो हमारा क्या है प्रोफेशन, हमारा एक ही प्रोफेशन है, दैट इज वी आर स्टूडेंट्स, हमारा पढ़ने का काम है। तो आप हमारे प्रोफेशन को भी तो किसी के भी प्रोफेशन को आप छीन नहीं सकते हैं, और ये इसका वायोलेशन है, मैं ये मानता हूँ। ये सब फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई। अब इसमें आगे हम लोग जाते हैं। तो अभी पता है मतलब हम न्यूज वगैरह में भी बहुत देख रहे थे, आप लोग भी देखेंगे कि बहुत न्यूज आ रहा है एक चीज का, स्टूडेंट सुसाइड हैव आउट नंबर्ड द फार्मर्स सुसाइड्स। मतलब एक टाइम में कितना बड़ा इशू हुआ करता था ना कि यार फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहे हैं, न्यूज आर्टिकल छपते थे, पॉलिटिशियंस पे लंबे लंबे भाषणबाजी करते थे, पार्लियामेंट में बहुत कुछ बोलते थे, हमारे मतलब बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अच्छे पॉलिटिशियंस भी इस बात पे बोलते थे कि ये बहुत बड़ा समस्या है और स्टूडेंट मतलब वो जो फार्मर सुसाइड है उनको खत्म होना चाहिए। पर अब क्या, अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई, स्टूडेंट सुसाइड करना वो फर्क नहीं पड़ता लोगों को, जबकि स्टूडेंट्स का जो सुसाइड करने का संख्या है वो आउट नंबर हो चुका है, वो फार्मर के मतलब सुसाइड से ज्यादा हो चुका है। पर इस बात के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बस यही एक का रीजन है, बस इसी रीजन के कारण जो है मतलब स्टूडेंट लोग सुसाइड कर रहे हैं। माने कि हम हजार रीजन है, पर क्या हजार रीजन में ये रीजन नहीं है? और जब एक रीजन है तो ये क्यों है? जो गलत है उसको होना ही नहीं चाहिए। हमारा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे पहला जो लाइन है वो यही है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम ये चीज बोलना चाहेंगे कि हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इट इज नॉट लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे मतलब क्या हुआ है कि मतलब अगर आप हम जैसे अगर लेट इट बी कि महाराष्ट्र लोग अपने 90% रिजर्वेशन वो भी चालू कर दिए हैं, यूपी भी चालू कर दी, एमपी भी चालू कर दी, तमिलनाडु चालू कर दी, कर्नाटक चालू कर दी, बिहार चालू कर दी, झारखंड चालू कर दी, सब क्या होगा? फिर पता चलेगा हमारा जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला लाइन है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो इसी के मतलब अगेंस्ट में चला जाएगा कि भाई अभी क्या कर रहे हैं कि मतलब सब मतलब सारे लोग अपने अपने सारे जो स्टेट्स के लोग हैं वो अपने स्टेट में ही रहें, बाहर ना जाएं, बाहर उनसे को घूम नहीं सकते हैं, हजार तरह का वायोलेशन लगेगा।
भाई इससे इजी तो हमको लगता है कि जितना बड़ा कंपटीशन, मतलब जितना ज़्यादा ही परसेंटेज देना है, कि मतलब इससे कम मेहनत में तो बच्चा आईएलटीएस का एग्जाम वगैरह निकाल के इंग्लैंड चला जाएगा पढ़ने। मतलब कि इसका कोई सेंस नहीं बचा है कि बंदा मतलब यहाँ के कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंग्लैंड जाके पढ़ सकता है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा रिजर्वेशन है यहाँ पे, मतलब उससे, लेकिन उसको यहाँ पे आने के लिए उससे भी मतलब यहीं पे उसके लिए पढ़ना मुश्किल है। और बस इसी में पता है फंडामेंटल राइट को कहा जाता है कि जो कभी भी गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कभी भी लोगों का छीन नहीं सकते फंडामेंटल राइट्स। हाँ, एक बार हुआ था ये केस, वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब चला था। फिर जुडिशरी लास्ट में डिसाइड की थी कि ठीक है, 13 जजेस का बेंच था, और वो सबसे मतलब इंडियन मतलब लॉ में जो कहा जाता है, इंडियन जुडिशरी में सबसे बड़ा केस माना जाता है उसको। उसमें मतलब 13 जजेस का बेंच बना था, और उसमें भी जो गया था मेजोरिटी, वो 7-6 गया था। 7 लोग बोले थे कि हाँ इसको जो है मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के कारण, कि भाई डेवलपमेंट के लिए अगर लोग अपना जमीन ही नहीं देंगे सरकार को, तो डेवलपमेंट होगा कैसे, बड़े बड़े जो एम्स आईआईटीज हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो बनेंगे कैसे, तो सही बात है। तो वो एक बार मतलब एक ही बार लोगों का मतलब जो एक ही जो राइट है वो छीना गया था, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हुआ था। केशव नंदा भारती उस केस का नाम है, केरला के वो आदमी थे। और एक आज तक भी मतलब कहते हैं ना कि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा ये कोर्स होता है, मतलब सबसे बड़ा केस है ये। तो उस उसी केस में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि क्या जो है मतलब गवर्नमेंट जो है ना कि लोगों का राइट्स को किस हद तक छीन सकती है। तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी बात बताई थी कि इस हद को कोई भी आदमी डिफाइन नहीं कर सकता है, कि भाई फ्यूचर में कैसे लॉज आएंगे, कब उन पे किस तरह का लॉज का जरूरत पड़ेगा, वो तो आप अभी नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए वो बोली थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, और वही सोशलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, इन सब चीज़ों को आप नहीं छीन सकते हैं। जो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स में आता है, ऐसा जुडिशियरी कहती है। तो इसी बेसिक स्ट्रक्चर में जैसा कि हम बोले यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आता है, तो भाई यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आता है। और जब आप इतना ज़्यादा मतलब स्टेट्स जो है खुद को बांध के रखेंगे कि हाँ भाई एक स्टेट के जो सिटीजन्स है वो रेसिडेंट्स है वो दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हैं, यूपी के रेसिडेंट्स बिहार में नहीं जा रहे हैं, बिहार के रेसिडेंट्स महाराष्ट्र में नहीं जा रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स कैसे रह जाएगा फिर। तो ये कुछ जो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चलता है, वहाँ अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग बहुत कुछ है, कुछ वो वाला सीन हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब ये बहुत गलत चीज़ है। और मेरा जो रिजल्ट आया, साथ साथ मेरे कुछ दोस्तों का भी रिजल्ट आया, सबों ने मतलब रिजल्ट देखा, और हम उससे मतलब मेरे दोस्त काफ़ी अलग अलग जगह से हैं, हम उन सबसे बात किए, मतलब काफ़ी उनका मार्क्स देख रहे हैं, सभी का 95 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल। स्टिल मतलब वो लोग बता रहे हैं कि भाई इतना परसेंटाइल तो लिया है, खूब मेहनत किए, 2 महीना खूब रगड़ के पढ़े, 3 महीना रगड़ के पढ़े, ऑलरेडी मतलब इतना ज़्यादा बहुत कुछ चल रहा है। उसके बाद से पता चलता है कि आप इतना अच्छा मार्क्स, आपका काफ़ी अच्छा 97 परसेंटाइल इज नेवर अ बैड मार्क्स, बट स्टिल यू कुड नॉट गेट एडमिटेड टू दोज कॉलेजेस। और वो लोग तो बहुत चाह रहे हैं कि भाई एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, बट स्टिल दे कुड नॉट गेट एडमिटेड टू दोज कॉलेजेस, द ओनली रीजन बीइंग दैट दे आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र। ये बहुत गलत है। और प्रॉब्लम ये है कि हम उनसे बात किए तो वो कितने सारे डिप्रेस्ड लग रहे थे कि भाई मतलब, जबकि वो काफ़ी मतलब हम उनसे मतलब कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो 8 घंटा 9 घंटा पे टेबल पे बैठ के घसते रहते हैं, कॉपी में कलम में घसते रहते हैं, बट स्टिल वो लोग जो है मतलब इतना ज़्यादा एंजियस थे कि भाई हमको तो लग रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सारे एग्जाम्स में फेल होते जा रहे हैं। और इसमें एक लगा था कि कुछ मतलब ठीक ठाक मिल जाएगा, इसमें भी पता चला एक तो इतना ज़्यादा रिजर्वेशन है, पहले से ही पता था, बट स्टिल इट डज नॉट मेक सेंस कि आप इतना ज़्यादा रिजर्वेशन रखें। वो मेरा जो रिक्वेस्ट है वो सारे मतलब सिर्फ मतलब बाहर के लोगों के लिए नहीं, महाराष्ट्र के मेरे जो भाई हैं जितने भी, क्योंकि भाई सब सिटीजन्स है और ऑल इंडियंस हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वहाँ मतलब महाराष्ट्र के भी लोगों से, वहाँ के जो एस्पायरेंट्स हैं वहाँ से भी अपील करना चाहेंगे, उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जो चीज़ गलत है वो गलत है ना। और कहीं ना कहीं अगर ये गलत है तो उनका मतलब डिमांड होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो 85% है, हम ये नहीं बोलते कि इसको 85 को आप कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, हम बोलते दैट इज कम से कम 85% जो है उनको 70 तो लाया जा सकता है ना। और पता है जब आप 70% लाएंगे, तो अगर उसको 70% कर देंगे तो क्या होगा कि बाकी 30% में कितने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आएंगे पूरे इंडिया से, क्योंकि वही उन लोग का परसेंटाइल रहेगा 96 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, और जब आप उस परसेंटाइल को एंटर करेंगे तो लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है आपके, सही पूछे आपके कॉलेज के लिए, आपके स्टेट के लिए, हर चीज़ के लिए वो अच्छा है, वो प्रोग्रेसिव है।
क्योंकि फिर आपके जो कॉलेज का है उसका रैंक बढ़ेगा, जो अच्छे अच्छे कॉलेज क्या है, किसी भी कॉलेज, कोई भी अगर आईआईटी है तो आईआईटी इसलिए है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जेई क्रैक करके गए हैं। और आईआईटी इसलिए नहीं है कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो प्रोफेसर्स हैं वो आईआईटियंस हैं। मेन रीजन वहाँ के वो क्वालिटेटिव, वहाँ पे जो मेरिटोरियस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं भाई, और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आपके कॉलेजेस में आएंगे आपके स्टेट्स के, तो वो और आपके जो मतलब कॉलेजेस का रैंक और ऊपर जाएगा। सिर्फ पूछिए मतलब लॉ के फील्ड में एनएलएस बेंगलोर है और एक नालसार है, ये दो कॉलेजेस हैं जो मतलब लीड करते हैं, और यहाँ पे 85% रिजर्वेशन है, और भी अच्छे स्टूडेंट्स जाएंगे, आप उसको 70% भी कर देंगे तो जो 25% कोटा होगा वहाँ से और बढ़ते स्टूडेंट्स आएंगे, तो मतलब वो लोग उस कॉलेज का रैंक बढ़ाएंगे। तो हमको लगता है क्यों नहीं जीएलसी मुंबई जो और आईएलएस पुणे जो है, ये दोनों जो है जो टॉप कॉलेजेस है एमएससीईटी के, ये वो जो ओवरऑल टॉप कॉलेजेस है लॉ के फील्ड में नालसार और एनएलएस, ये दोनों को भी कम्पीट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ ये बोलते हैं कि भाई हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए। बाकी ये जो चीज़ है ये एक अनहेल्दी कंपटीशन होगा। हम एक दोस्त से भी मिले थे, महाराष्ट्र का ही था, मतलब वो बहुत पहले मतलब उसके उनका नानी घर हाँ बिहार में था, अभी वो महाराष्ट्र का ही है, महाराष्ट्र में ही रहता है, पुणे में ही रहता है। तो उससे हम बात किए तो वो मेरे को बताया कि वहाँ पे तो मतलब इंजीनियरिंग वगैरह के लिए इतने सीट्स है जितने एप्लीकेंट्स नहीं है। आप मतलब अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इस चीज़ के लिए तारीफ भी करेंगे कि आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपके स्टेट में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, हम तो इसको अनरीजनेबल ही बोलेंगे, अनरीजनेबल अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे आप लोगों को छांट रहे हैं। तो वो हमको बोलता है कि हमारे यहाँ तो इतने सीट्स हैं जितने एप्लीकेंट्स भी नहीं हैं, लेकिन बाकी यहाँ जहाँ एप्लीकेंट्स हैं, जहाँ खूब रगड़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, उन एप्लीकेंट्स को सीट नहीं मिल रहा है। ये गलत है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज था, और हम सभी लोगों से इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो गलत है जो गलत है। मेरा खुद 99.053 परसेंटाइल था, और स्टिल बहुत कम चांसेस है, बहुत कम कैसे कुछ चांसेस है ही नहीं कि हम जो दो कॉलेजेस सोच रहे थे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमको नहीं मिलेगा। और इतने ज़्यादा मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी मतलब डिप्रेस्ड हैं, ये कहना चाहेंगे। और जो गलत है सो गलत है। थैंक यू।